हेलो पीपल, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं आपका आज लास्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 8। जिन लोगों के पास न्यू एडिशन की बुक है उनके लिए चैप्टर नंबर 8 है। जिनके पास ओल्ड एडिशन की बुक है वहां पे शायद ये चैप्टर नंबर 9 है। इसके नोट्स मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से डाउनलोड करके प्रिंट करके आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ से हम चैप्टर समझेंगे। सो ये वन शॉट होने वाला है, डू नॉट स्किप। वीडियो पसंद आए तो डू गिव मी अ थम्स अप एंड लेट मी नो योर थॉट्स इन कमेंट सेक्शन। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। मोटिवेशन एंड इमोशन। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से, नेचर ऑफ मोटिवेशन। सो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जो फोकस करता है एक्सप्लेन करने के लिए व्हाट मूव्स आवर बिहेवियर। मतलब हम जो मूव करते हैं, जब हम कुछ बिहेवियर करते हैं, कुछ मूवमेंट करते हैं, उसके पीछे जो मोटिवेशन होती है ये उस पर फोकस करता है। इनफैक्ट जो टर्म मोटिवेशन है वो टर्म मोटिवेशन आया है लैटिन वर्ड मूवेयर से, जिसका मतलब होता है रेफरिंग टू द मूवमेंट ऑफ एबल एक्टिविटी। किसी एक्टिविटी में जो आप मूवमेंट करते हैं उसका मतलब मूवेयर का वो मतलब होता है, लैटिन वर्ड है ये, वहां से मोटिवेशन वर्ड आया है। हमारे जो एवरीडे एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर होते हैं वो कहीं ना कहीं मोटिव्स टर्म हम यूज करते हैं। नाउ जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, आप स्कूल या कॉलेज में जाते हैं तो क्यों जाते हैं? उसके नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं। कोई लोग जाते हैं कि क्योंकि वो दे वांट टू लर्न समथिंग, कुछ सीखना चाहते हैं। कोई लोग फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं। किसी को डिप्लोमा और डिग्री पे फोकस है। किसी को अच्छी जॉब चाहिए। कोई किसी को अपने पेरेंट्स को खुश रखना है, बस इसलिए कॉलेज अटेंड कर रहे हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, बट ये जो रीजंस हैं वो ही ये मोटिव्स हैं उनके बिहेवियर के लिए। मोटिव्स ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग प्रिडिक्शन अबाउट बिहेवियर। मोटिव्स कोई ना कोई प्रिडिक्शन करने के लिए, हमारे बिहेवियर की जो प्रिडिक्शन है उसके लिए भी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा बहुत हार्डवर्क कर रहा है तो उसके हार्डवर्किंग वाले बिहेवियर से आप समझ सकते हो कि इसको फर्स्ट आना है, प्रॉबेबली इसको टॉप करना है, इसीलिए इतना हार्डवर्क कर रहा है, इसीलिए इतनी मेहनत कर रहा है, राइट? सो हमारा जो बिहेवियर है उससे भी हमारे मोटिव्स के बारे में पता लगाया जा सकता है। Now, motives are the general state that enable us to make prediction about behavior in many different situations. सिर्फ एक सिचुएशन नहीं, इनफैक्ट हर सिचुएशन में किसी ने क्यों ऐसे बिहेव करा आप उसके पीछे का मोटिव जान सकते हैं। अदर वर्ड्स में बोले तो मोटिवेशन एक इज वन ऑफ द डिटरमिनेंट्स ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर को डिटरमाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट उसमें से एक तरीका क्या है? मोटिवेशन। हमारी जो इंस्टिंक्ट्स होती हैं, ड्राइव्स होती हैं, नीड्स होते हैं, गोल्स होते हैं, इंसेंटिव्स होते हैं, ये सब ब्रॉड क्लस्टर के अंदर आते हैं मोटिवेशन के। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि मोटिवेशन एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर ड्राइव्स, नीड्स, गोल, इंसेंटिव्स सब आ जाता है, राइट? इंसेंटिव्स क्या होते हैं? जो आपको जॉब्स पे मिलते हैं या एक्स्ट्रा जो आपको मिलता है, ठीक है? इट इज समथिंग एक्स्ट्रा जो आप अर्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी सैलरी है 20,000 रुपए, ठीक है, और आप एक सेल्स पर्सन है, ठीक है। मान लीजिए कि आप किसी BMW के शोरूम में काम करते हैं, ठीक है। अगर आपने वहां पे एक BMW बेची या आपने महीने की 5 BMW बेची, ये आपका सेल्स का टारगेट है, तो आपको वहां पे 50,000 इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है। तो आपका टोटल सैलरी क्या हो गया? 70,000। तो आपको लगता है कि हाँ, मेरी सैलरी से कहीं ज्यादा तो बड़ा मेरा इंसेंटिव है, तो आप फिर BMW बेचने में लग जाते हो, अच्छे सेल्समैन बनते हो, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हो, राइट? क्यों? क्योंकि आपको इंसेंटिव चाहिए। सो ये होता है इंसेंटिव। ऐसे ही हमारे गोल्स होते हैं, हमारे कुछ टारगेट होते हैं। जैसे यहाँ पे टारगेट था, आपका गोल था कि 5 BMWs बेचना एक महीने में, राइट? सो ऐसे ड्राइव्स और नीड्स भी होता है। सब हम आगे समझेंगे मोटिवेशन साइकिल में। सो मोटिवेशन साइकिल क्या है? मोटिवेशन साइकिल में बोलती है कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं, अब नाउ दे यूज द कंसेप्ट ऑफ नीड टू डिस्क्राइब मोटिवेशनल प्रॉपर्टीज ऑफ अ बिहेवियर। तो साइकोलॉजिस्ट जो है नीड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए मोटिवेशनल प्रॉपर्टीज एक बिहेवियर की। नीड क्या होती है? नीड होती है जरूरत, ठीक है। एक नीड जो होती है इज अ लैक ऑफ डेफिशिट ऑफ समथिंग नेसेसिटी। मतलब आपको किसी चीज की जरूरत है और वो आपके पास वो चीज है नहीं, तो वहां पे एक लैक हो जाएगा। लैक मतलब कमी, ठीक है। तो वहां पे एक कमी है, वो कमी जो है वो नीड है। सो द कंडीशन फॉर नीड इज ड्राइव। नीड की जो कंडीशन होती है वो होती है ड्राइव। फॉर एग्जाम्पल, आपको नीड है अभी किसी चीज की, ठीक है। मान लीजिए आपको प्यास लग रही है, आपको पानी पीना है,
तो वो आपकी नीड हुई, ठीक है। बॉडी की नीड है कि उसको प्यास लग रही है। नीड से जनरेट हुआ ड्राइव। ड्राइव मतलब, ड्राइव की आप डेफिनेशन भी देख लो पहले। ड्राइव की डेफिनेशन क्या है? अ ड्राइव इज अ स्टेट ऑफ टेंशन और अराउजल प्रोड्यूस्ड बाय अ नीड। सो बॉडी में डिसइक्विलिब्रियम हुआ। हमने होम्योस्टैटिस के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद हो। होम्योस्टैटिस क्या होता है कि बॉडी में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ होता है, ठीक है। जब वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तब हमारी बॉडी में नीड अराइज होती है, ठीक है। तो बॉडी को एक टेम्परेचर मेंटेन करना होता है हर चीज का, ठीक है। तो वो जब टेंशन अराउज हो जाती है तो वहां पर ड्राइव उसको कहते हैं। इट एनर्जाइजेज अ रैंडम एक्टिविटी। तो बेसिकली ड्राइव क्या करता है, आपको एनर्जाइज करता है रैंडम एक्टिविटी के लिए। जैसे सिंपल सी बात सुनो, जैसे अगर आपको कहीं पे जाना है तो आप गाड़ी ड्राइव करते हो, ऐसे ही जो नीड है वो आपको ड्राइव करती है बिहेवियर करने के लिए, ठीक है। तो आप कुछ बिहेवियर करते हो। सो आपकी नीड हुई, प्यास लगी आपको, पानी की नीड हुई, जरूरत महसूस हुई, उसकी वजह से एक ड्राइव हुई कि यार मुझे पानी पीना है, एक ड्राइव आपको मिली। देन अराउजल हुआ बॉडी में। अराउजल क्या होता है? अराउजल वो स्टेट होती है कि अगर आप एक मिनिमम लेवल पे अराउजल नहीं होगा तो आपकी बॉडी मूव नहीं करेगी। सो एक मिनिमम लेवल पे अराउजल होना बहुत जरूरी है। तो जब वो अराउजल होता है तभी आप गोल डायरेक्टिव बिहेवियर में लग जाते हैं, ठीक है। अराउज हुए, आप थोड़ा सा एक्साइटेड हुए, थोड़ा सा उठे, आपको लगा कि नहीं नहीं पे आप उठना है, अब उठना पड़ेगा, पानी पीना है। आपने गोल डायरेक्टिव बिहेवियर किया, आप गए किचन में, गए ग्लास भरा पानी का, तो आपने पानी पी लिया, तो आपने अचीव कर लिया जो आपको अचीव करना था, पानी पीना, ठीक है। तो वहां से आपका रिडक्शन हो गया अराउजल में। अब आपका जो अराउजल हुआ था कि चलो उठो पानी पियो, वो पर्पस खत्म हो गया और नीड सेटिस्फाइड हो गई। ऐसे ही नेक्स्ट टाइम भूख लगेगी तो भूख की नीड अराइज हो जाएगी। तो ये एक साइकिल है, पहले नीड आती है, नीड के पीछे ड्राइव आती है, ड्राइव के साथ एक अराउजल आता है, हम गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में लगते हैं, उस चीज को अचीव करते हैं जिस चीज की नीड हमें होती है। अचीवमेंट के बाद जब हमें हो गया तो एक सेटिस्फैक्शन आ जाती है, तो रिडक्शन आ जाता है अराउजल में। एंड दैट्स हाउ द साइकिल, मोटिवेशन ऑफ साइकिल मूव्स, राइट। ड्राइव का तो हमने पढ़ लिया था, राइट। ड्राइव समझ आया, जो आपकी बॉडी को एनर्जाइज करता है एक्टिविटी, एक रैंडम एक्टिविटी के लिए। व्हेन वन ऑफ द रैंडम एक्टिविटीज लीड्स टू अ गोल, इट रिड्यूसेस द ड्राइव एंड द ऑर्गेनिजम्स बीइंग एक्टिव। तो जब ड्राइव होती है, आपको नीड हुई, सिर्फ नीड होना काफी नहीं है, ड्राइव होगी, वो नीड इतनी स्ट्रांग होगी कि आपको ड्राइव करेगी। तो इसका मतलब जैसे हम ड्राइव करके एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, ऐसे ही वो ड्राइव करेगी आपको बिहेव करने के लिए, एक्ट करने के लिए, ठीक है, कोई एक्टिविटी में एंगेज होने के लिए, राइट। सो यू विल एक्ट, और फिर वो एक्ट करके आप यू विल एक एक्टिविटी के लिए आप को अराउजल होगा कि ओके ठीक है, उठते हैं, पानी पीते हैं, एंड देन वो अराउजल के बाद you will satisfy your need and that arousal will drop, come down and your need will get satisfied, और फिर दूसरी नीड अराइज होगी। दिस इज द होल साइकिल, राइट। तो एक स्टेट ऑफ बैलेंस स्टेट में आ जाता है दोबारा से, आप बॉडी का टेम्परेचर हो होम्योस्टैटिस की स्टेट में आ जाता है दोबारा। तो ये साइकिल है मोटिवेशनल साइकिल। अब वो पूछ रहे हैं क्या डिफरेंट टाइप्स के मोटिव्स हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पानी पीने का, तो ये एक बायोलॉजिकल कह लीजिए या फिजियोलॉजिकल कह लीजिए मोटिव है ये, राइट। तो ऐसे क्या और टाइप के मोटिव भी हो सकते हैं हमारे, क्या सोशल या साइकोलॉजिकल मोटिव्स भी हो सकते हैं क्या, ठीक है। आर देयर एनी बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट मोटिव्स, और ये जो डिफरेंट टाइप्स के मोटिव्स हैं, इसकी क्या कोई बायोलॉजिकल बेसिस है एक्सप्लेनेशन की, और अगर कोई हमारा मोटिव अनफुलफिल्ड रह जाता है तो क्या होता है। इन सभी सवालों के जवाब हम आगे देखेंगे। टाइप्स ऑफ मोटिव्स की अगर हम बात करें, सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोटिव्स। कौन से होते हैं? पहला होता है बायोलॉजिकल और दूसरा होता है साइकोसोशल। साइकोसोशल आपको पता चल रहा है दो शब्दों से मिलके बना है, साइकोलॉजी प्लस सोशल से मिलके बना है साइकोसोशल, ठीक है। बायोलॉजिकल मोटिव्स जो होते हैं उनको फिजियोलॉजिकल मोटिव्स भी कह सकते हैं, क्योंकि वो हमारी फिजिकल बॉडी से कंसर्न्ड है, राइट। सो दे आर मोस्टली गाइडेड बाय फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, क्योंकि बायोलॉजिकल मोटिव्स को फिजियोलॉजिकल मोटिव्स बोल रहे हैं तो वो बायोलॉजिकल भी है, तो कहीं ना कहीं वो हमारी जो मैकेनिज्म्स ऑफ द बॉडी है, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी है, उसको मेंटेन करेंगे, उससे रिलेटेड होंगे। और साइकोसोशल मोटिव्स की अगर हम बात करें, ऑन द अदर हैंड, दे आर प्राइमरली कंसर्न्ड विद इंडिविजुअल्स इंटरैक्शन विद वेरियस
एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो साइकोसोशल में क्या आ जाएगा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ जाएंगे। और दोनों ही मोटिव्स इंडिपेंडेंट हैं ऑन इंटरडिपेंडेंट है ऑन ईच अदर। इंटरडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पे आश्रित होना। तो ऐसा नहीं है बायोलॉजिकल अपने आप में अकेला काम कर रहा है और साइकोलॉजिकल अपने आप में अकेला काम कर रहा है, ऐसे नहीं है, दोनों इंटरडिपेंडेंट है। कोई भी मोटिव जो है वो अपने आप में एब्सोल्युटली बायोलॉजिकल नहीं है और ना ही एब्सोल्युटली साइकोसोशल है, ठीक है। रादर दे आर अराउज्ड इन द इंडिविजुअल विद वेरिंग कॉम्बिनेशन, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में चीजें अराउज होती हैं। बायोलॉजिकल मोटिव्स की अगर हम बात करें अब, तो बायोलॉजिकल मोटिव्स को साइकोलॉजिकल अप्रोच जो है एक्सप्लेन करती है किस तरीके से। इज द अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ बिहेवियर। जो सबसे पहला अटेम्प्ट था टू कॉज की बिहेवियर को के रीजंस को, कॉजेस को समझने के लिए, सो वो बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल था। अडहेरिंग टू द कंसेप्ट दैट adaptive act holds that organism have needs that produces drive which stimulates behavior learning to certain action towards achieving certain goals which reduce the drive। अब यहाँ पे भी आपकी जो मोटिवेशन साइकिल है उसी को बताया गया है कि कंसेप्ट अडहेरिंग टू द कंसेप्ट ऑफ, जैसे कुछ आपकी नीड अराइज हुई, और नीड, बायोलॉजिकल नीड क्यों अराइज होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे फिजियोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है। हमारी बॉडी में अगर पानी की कमी हो रही है तभी हमें प्यास लगती है, नहीं तो बहुत से लोग आपने सुना होगा मैं सारा सारा दिन पानी ही नहीं पीता, ठीक है, तो उनको तो प्यास महसूस नहीं हो रही है, ठीक है। तो उसके भी डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जब बॉडी को प्यास लगती है, इसका मतलब बॉडी में पानी का लेवल कम हो रहा है, तो हमें प्यास लग रही है, तो कुछ इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, तो वहां से नीड क्रिएट हो रही है जो कि प्रोड्यूस करती है अगेन ड्राइव को, विच स्टिमुलेट करता है हमारे बिहेवियर को, लीडिंग टू सर्टेन एक्शंस। और वो एक्शंस से जब हमने गोल अचीव कर लेते हैं तो रिडक्शन इन ड्राइव आ जाती है। Now the term instincts denotes inborn patterns of behavior that are biologically determined rather than learned। तो जब हम instincts की बात करते हैं, क्योंकि जो earliest explanation थी motivation की, that consists of instincts, तो instincts क्या होते हैं, वो they are inborn patterns of behavior होते हैं। inborn मतलब something that we are born with, और जो कि हमने सीखे नहीं है, that are biologically determined rather than learned। For example, curiosity हर किसी में होती है, flight, repulsion मतलब किसी चीज को रिजेक्ट करना, रिपल्स करना, reproduction, पेरेंटल केयर, ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं दैट वी आर बोर्न विद, इंस्टिंक्ट, नेचुरल, राइट। इनिएट टेंडेंसी, इनिएट मतलब अंदर से, ये इंटरनल टेंडेंसीज हैं दैट डायरेक्ट आर प्रिडिक्टेबल बिहेवियर, ठीक है। द टर्म इंस्टिंक्ट्स मोस्ट अप्रोक्सीमेटली अगर बोला जाए तो इट रेफर्स टू एन अर्ज टू डू समथिंग। इंस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, किसी काम को करने की अर्ज होना, इच्छा होना। इंस्टिंक्ट हैज एन इम्पेटस व्हिच ड्राइव्स द ऑर्गेनिज्म टू डू एंड रिड्यूस द इम्पेटस, ठीक है। तो बेसिकली इंस्टिंक्ट्स क्या होते हैं, दे हैव एन इम्पेटस जो कि विच ड्राइव्स, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म कुछ करता है, ठीक है। जैसे पेरेंटल केयर क्यों हम देते हैं, क्योंकि वी वांट टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन। अब क्योंकि हमने टाइप ऑफ मोटिव्स में एक बायोलॉजिकल मोटिव्स करा था, एक साइकोसोशल मोटिव करा था, तो हम पहले बायोलॉजिकल को डिफाइन करेंगे, फिर साइकोसोशल के बारे में देखेंगे। बायोलॉजिकल अगर नीड्स की बात करें या मोटिव्स की बात करें तो कौन से होते हैं वो, हंगर, थर्स्ट, सेक्स विच आर एसेंशियल फॉर सस्टेनेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से, जैसे आपके बुक में बाइफिकेशन दी हुई, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम हंगर की ना। व्हेन समवन इज हंगरी दे नीड, जो उनकी खाने की फूड की है वो नीड डोमिनेंट होने लगती है, ठीक है। हंगर की मोटिवेट करती है लोगों को कंज्यूम करने के लिए खाना, यानी कि फूड। सो बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं विच इज इनसाइड एंड आउटसाइड आवर बॉडी जो ट्रिगर करते हैं हंगर को, और उनको रोकते भी हैं, मतलब इनहिबिट भी करते हैं। इनहिबिट का मतलब रोकना होता है, ठीक है। और ट्रिगर करने का मतलब कि एक्साइट करना, ट्रिगर करना मतलब उस चीज को इनिशिएट करना, स्टार्ट करना। तो भूख लगने लगती है, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी। हमारे बॉडी के इनसाइड भी, अंदर भी ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वजह से हमें भूख लगती है,
और बाहर सर्कमस्टांसेस में आउटसाइड ऑफ द बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से भूख लगती है, और दोनों ही चीजों की वजह से भूख लग भी सकती है, ट्रिगर भी हो सकती है और इनहिबिट भी हो सकती है, मतलब रुक भी सकती है कि नहीं मुझे भूख नहीं है। ठीक है, अब स्टिमुली जो हंगर के लिए है वो क्या है, स्टमक कॉन्ट्रैक्शन। स्टमक कॉन्ट्रैक्शन मतलब जिसको आप बोलते हो कि मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। ठीक है, वो गुड़गुड़ होना क्या है कि वो सिग्निफाई करता है कि आपका पेट खाली है, पेट में भूख लगी है। ठीक है, तो स्टमक एम्प्टी है, पेट खाली है, इस चीज को सिग्निफाई करता है। लो कंसंट्रेशन होना, अगर आपका कंसंट्रेशन ही नहीं बन पा रहा किसी चीज पे, तो इसका मतलब हो सकता है कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स ड्रॉप हो गए हों। लो लेवल ऑफ प्रोटीन एंड द अमाउंट ऑफ फैट स्टोर्स इन द बॉडी। तो ये सारी चीजें जब होती हैं, जब भूख लगती है बेसिकली हमें, तो हमारे स्टमक में गुड़गुड़ होने लगती है, कॉन्ट्रैक्शंस जिसको बोलते हैं, स्टमक में कॉन्ट्रैक्शन होने लगती है, लो कंसंट्रेशन होने लगता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल लो जाने लगते हैं, प्रोटीन लेवल लो होने लगता है। ठीक है, जो फैट्स बॉडी में स्टोर होते हैं वो भी कम होने लगते हैं। लिवर ऑल्सो रिस्पॉन्ड करता है लैक ऑफ बॉडीली फ्यूल बाय सेंडिंग नर्व इम्पल्स टू ब्रेन। तो लिवर भी जो हमारा है, खाना नहीं मिला इस चीज को ब्रेन को सिग्नल भेजता है, नर्व इम्पल्सिस भेजता है। Aroma and taste and appearance of the food may also resemble desire of टू ईट। अगर आप कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत टेस्टी सी पेस्ट्री देख लो, केक देख लो, ठीक है, या आपने देख लिया कि अरे गरम गरम गुलाब जामुन, ठीक है, तो वो सब आप देख रहे हो तो उसका अरोमा मतलब कहते हैं फ्रेगनेंस, उसका जो स्मेल है। ठीक है, टेस्ट भी और अपीयरेंस की, यार देखने में तो बड़ा सही लग रहा है। ठीक है, वो सब चीजें भी आपके अंदर एक डिजायर, एक इच्छा पैदा करती हैं खाना खाने के लिए। तो चीजें जैसे कि टेस्ट, ठीक है, कलर कि यार बड़ा सही, देखने में तो बड़ा सही लग रहा है, अच्छे से सिका हुआ पका हुआ है ना, एंड बाय ऑब्जर्विंग अदर्स ईटिंग, या कभी कभी आप दूसरों को देखते हो कि क्या मजे से खा रहे हैं, रेलिश कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं फूड को, तो आपका मन कर जाता है खाने का। या फूड की जो स्मेल है, या फूड का जो कलर है, टेस्ट है, फूड को देख के ही। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये एक्सटर्नल फैक्टर है, क्योंकि ये बाहरी तौर पे काम कर रहे हैं, आंतरिक तौर पे अंदर से आपके खाने के लिए आपकी बॉडी को नहीं कह रहे, है ना। जैसे बॉडी के जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं वो कौन से होंगे कि आपका ग्लूकोज लेवल ड्रॉप होना, लिवर का सिग्नल भेजना, लेवल ऑफ प्रोटीन कम होना, ये सारे इंटरनल फैक्टर्स। और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होंगे, टेस्ट, कलर, ऑब्जर्विंग अदर्स ईटिंग, स्मेल ऑफ फूड, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है। इन दोनों की वजह से कभी कभी आपको भूख इनिशिएट भी हो सकती है, ट्रिगर भी हो सकती है और इनहिबिट भी हो सकती है। मतलब कि ये भी कह सकते हो कि यार जो चीज देखने में अच्छी नहीं लग रही वो खाएंगे कैसे, तो मुझे नहीं खाना। तो दोनों ही बातें हो सकती है। ठीक है, सो इट कैन बी सेड दैट आवर फूड इनटेक इज रेगुलेटेड बाय अ complex feeding satiety system located in the hypothalamus। hypothalamus हमारा ब्रेन में लोकेटेड होता है। सो हाइपोथैलेमस का इसमें रोल होता है, लिवर का रोल होता है और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी भी इन्वॉल्व होते हैं इन सेंडिंग द एक्सटर्नल क्यूज अवेलेबल टू द एनवायरमेंट, जो कि एनवायरमेंट से एक्सटर्नल क्यूज लेके भेजते हैं ब्रेन को। ठीक है, सो थर्स्ट की बात करते हैं अब, प्यास की। नाउ ड्रिंकिंग वाटर इज नेसेसरी। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि हम बोलते हैं कि मेरा मुंह सूख रहा है, तो बहुत ड्राई माउथ हो रहा होता है, तो उसके लिए भी हम पानी पीते हैं। पर सिर्फ हमेशा जब हमारा ड्राई माउथ होता है तो उसका बिहेवियर एज अ ये नहीं होता कि हम पानी पीने लग जाते हैं। ठीक है, पानी की प्यास कब लगती है, वाटर मस्ट गेट इनटू द टिश्यू। सिर्फ कई बारी ऐसा होता है कि भाई पानी पिए जा रहे, प्यास ही नहीं बुझ रही है ना। तो क्यों, क्योंकि टिश्यूज तक शायद पानी नहीं पहुंच रहा है। तो वाटर्स हमारे टिश्यू तक जाना चाहिए, टिश्यू रिप्लेनिश होना चाहिए, दोबारा से उसमें टिश्यू में जान आ जानी चाहिए, तभी हमारी प्यास बुझती है। अदरवाइज हमारे थ्रोट में ड्राइनेस रहती है, हमारे माउथ में ड्राइनेस रहती है। मोटिवेशन टू ड्रिंक वाटर इज मेनली ट्रिगर्ड बाय द कंडीशन ऑफ द बॉडी। तो जो हमें ये मोटिवेशन होता है कि मुझे पानी पीना है, मुझे प्यास लग रही है, वो कहाँ से आती है, हमारी बॉडी सिग्नल सेंड करती है तो हमें प्यास लगती है। फॉर एग्जाम्पल लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल्स, जो हमारे सेल्स हैं उनमें से वाटर लॉस होने लगता है, रिडक्शन हो जाता है ब्लड की वॉल्यूम में। ठीक है, व्हेन वाटर इज लॉस्ट बाय बॉडीली फ्लूइड्स, जैसे कि मान लो बार बार पसीना आ रहा है, वर्कआउट कर रहे हो, बहुत पसीना आ रहा है, तो भी आपके बॉडी फ्लूइड्स रिड्यूस हो रहे हैं, या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रही है तब भी बॉडी के फ्लूइड रिलीज हो रहे हैं, या किसी की तबियत ठीक नहीं है, उनको वॉमिटिंग्स हो रहे हैं तब भी बॉडी के फ्लूइड रिलीज हो रहे हैं। तो इन सभी केसेस में वाटर लॉस हो रहा है। या अगर किसी को लूज मोशन हो गया है, डायरिया हो गया, तभी भी बहुत सारा
पानी निकल रहा है तो वाटर लॉस हो रहा है, तो बॉडी का वाटर लेवल ड्रॉप हो रहा है उस केस में, ठीक है। तो वाटर लीव्स द इंटीरियर ऑफ द सेल्स, तो आपके जो सेल का इंटीरियर है उसमें से वाटर भी निकलना शुरू हो जाता है। नाउ इन जो आपका एंटीरियर हाइपोथैलेमस है, इट कंटेन्स अ नर्व सेल। आई टोल्ड यू हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है, ठीक है। जो आपकी नर्व सेल्स जो है जिसको बोलते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स, ठीक है, हमारे नर्व सेल्स होते हैं जिनको ऑस्मो रिसेप्टर्स बोलते हैं, विच जनरेट नर्व इंपल्स इन केस ऑफ सेल डिहाइड्रेशन। जब सेल डिहाइड्रेशन हो जाती है, सेल्स जो हैं सिकुड़ने लगते हैं, जब सेल के अंदर का वाटर कंटेंट है वो जब खत्म होने लगता है तो डिहाइड्रेशन होने लगती है, तो हमारी बॉडी सिग्नल भेजती है। ऑस्मो रिसेप्टर्स हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजते हैं कि भाई पानी पियो, पानी पियो, पानी की बहुत सख्त जरूरत है, ठीक है जी। आई होप दिस इज क्लियर। सेक्स की अगर हम बात करें तो इट इज फार मोर देन बायोलॉजिकल मोटिव, तो ये जो है बायोलॉजिकल मोटिव से बहुत दूर है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइमरी मोटिव। अगर हम प्राइमरी मोटिव की बात करें तो हंगर है, थर्स्ट है ना, क्योंकि ये तो भाई सबके साथ होती है, एनिमल्स में भी ये ड्राइव होती है, सब में ही होती है बेसिकली, ठीक है। सो ये जिंदा रहने के लिए जरूरी है, भूख, खाना खाना, पानी पीना जिंदा रहने के लिए जरूरी है। बट सेक्सुअल एक्टिविटी थोड़ा डिफरेंट है। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल सर्वाइवल। हमें जिंदा रहने के लिए ये करने की जरूरत नहीं है, इसके बिना भी बहुत जिंदा लोग रह सकते हैं। देयर आर योगीज एंड तपस्वीज जो इसके बिना भी जिंदा ही है, मर थोड़े ना गए अगर ये नहीं किया तो, ठीक है। तो होम्योस्टैटिस मैंने आपको बताया था कि एक टेंडेंसी होती है टू मेंटेन अ बॉडी का एक कांस्टेंट इक्विलिब्रियम बनाने के लिए, कि मतलब कि आपके देखो बॉडी का, हेल्दी बॉडी का एक टेम्परेचर है, उस अगर वो टेम्परेचर अप चला जाता है तो आप क्या कहते हो, फीवर हो गया। अगर वो टेम्परेचर लो चला जाता है तो आपका शरीर ठंडा पड़ने लगता है, तो वो भी अच्छी बात नहीं। तो एक नॉर्मल टेम्परेचर है आपकी बॉडी का मेंटेन करा हुआ है। ऐसे ही थर्स्ट के केस में भी एक बॉडी का सेल्स में टेम्परेचर है, हर जगह पे एक बैलेंस है, इक्विलिब्रियम है, होम्योस्टैटिस है। लेकिन जैसे ही वो डिस्टर्ब होता है तो हम फिर उस एक्टिविटी में एंगेज होते हैं। तो इन द केस ऑफ सेक्स ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी बॉडी का जो बैलेंस है, होम्योस्टेटस डिस्टर्ब हो रहा है, बॉडी का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए मुझे उसको वापस बैलेंस में लाने के लिए ये काम करना है, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। पहली बात कि ये सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है, दूसरी बात कि ये होम्योस्टैटिस के लिए जरूरी नहीं है, और तीसरी बात ये जो ड्राइव होती है ये एज के साथ आती है। नॉट आपने कभी देखा है कि 5 साल के बच्चे को करने का मन कर रहा है, ऑब्वियसली नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये ड्राइव अभी नहीं है। एज के साथ ये ड्राइव डेवलप होती है, ठीक है जी। बात करते हैं साइकोसोशल मोटिव्स की। तो साइकोसोशल मोटिव्स जो होते हैं ये मोस्टली लर्नड होते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं एक्वायर। एक्वायर करना मतलब दूसरों से लेना, सीखा हुआ, ठीक है। तो ये लर्नड होते हैं या फिर एक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि फैमिली हो गया, नेबरहुड्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, दे कॉन्ट्रीब्यूट अ लॉट इन एक्वायरिंग सोशल मोटिव्स, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ मोटिव्स होते हैं, मेनली रिजल्टिंग फ्रॉम इंडिविजुअल्स इंटरेक्शन विद अदर सोशल एनवायरनमेंट। उसके जो इंडिविजुअल है उसका जो सोशल एनवायरनमेंट है वहां से इंटरेक्शन। देखो साइको सोशल है तो ऑब्वियसली सोशल मतलब क्या, तो हमारी कोई सोशल लाइफ होगी, कोई सोशल इंटरेक्शन होगा, चाहे वो पड़ोसी से हो, फैमिली से हो, रिलेटिव से हो, फ्रेंड से हो, कहीं से भी हो, तो वहां से ये जो है मोटिव्स निकल कर आते हैं। पहला क्या है इसमें, नीड फॉर एफिलिएशन। अब नीड फॉर एफिलिएशन क्या होता है, मोस्ट ऑफ अस नीड कंपनी। हमें किसी ना किसी की, चाहे फ्रेंड की कंपनी चाहिए हो, कंपनी मतलब उसकी कंपनी में हड़प जाना, वैसा वाला कंपनी नहीं, कंपनी मतलब उसका साथ आपको चाहिए, ठीक है। तो आपको किसी फ्रेंड का साथ चाहिए होता है, या किसी ना किसी रिलेशनशिप में यू फील गुड, राइट। तो वी आर सोशल एनिमल्स इन एनी केस, हम ह्यूमन सोशल एनिमल्स है, तो हमें किसी ना किसी का साथ तो चाहिए, एक रिलेशनशिप तो चाहिए ही चाहिए, फ्रेंड्स के तौर पे। क्योंकि किसी को भी नोबडी लाइक्स टू रिमेन अलोन, किसी को अकेले रहना पसंद जो है वो नहीं होता है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ द ग्रुप और कलेक्टिविटी इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ह्यूमन लाइफ। अगर हम ह्यूमन लाइफ को देखें तो हम ग्रुप्स में रहते हैं, ग्रुप फॉर्म करके, है ना, चाहे फ्रेंड्स का हो, फैमिली का हो सर्कल हो, रिलेटिव्स का सर्कल हो, तो किसी भी चीज का हो, तो हम ग्रुप्स फॉर्म करके झुंड में एक तरीके से कह सकते हैं कि हम रहते हैं, सोसाइटीज बना के ग्रुप्स में रहते हैं। सीकिंग अदर ह्यूमन बीइंग एंड वांटिंग टू बी क्लोज टू देम बोथ फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली इज कॉल्ड एफिलिएशन। तो ये आपकी हो गई डेफिनेशन। एफिलिएशन क्या होता है कि सीकिंग मतलब सीख करना, देखना, ह्यूमन रिलेशनशिप्स हम बनाना चाहते हैं, नॉट ओनली फिजिकली क्लोज होना चाहते हैं बट साइकोलॉजिकली भी। भाई मेरा और आपका अगर कोई साइकोलॉजिकली मैच नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो हाउ कैन आई बी इन हार्मनी विद यू, राइट।
तो वो एक अच्छी फ्रेंडशिप नहीं होगी। आप दोस्त कैसे चुनते हो? आपके दोस्त वही बन सकता है कि जिसको आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग और कहीं ना कहीं उनकी पसंद नापसंद आपकी नापसंद से मैच करती है, तो आपको लगता है कि यार मतलब ये तो सही बंदा है ना, मैं भी ऐसा ही हूँ, या मुझे भी यही सब पसंद है, या चलो ये, तो यू कैन एंजॉय सर्टन थिंग्स इन योर लाइफ। तो वो यही बात कह रहे हैं, इसको बोलते हैं एफिलिएशन। ना ये जो नीड फॉर एफिलिएशन है, ये अराउज होती है जब कोई पर्सन है, उसको थ्रेटन उसको फील होता है, या फिर हेल्पलेस फील होता है, या तब भी जब वो हैप्पी होते हैं, अपना सुख भी वो किसी से बांटना चाहते हैं और अपना दुख भी किसी से बांटना चाहते हैं, दोनों ही केस में उनको कोई चाहिए। ठीक है, सो पीपल हाई, जो ऐसे लोग हैं जो इस नीड के लिए, नीड फॉर एफिलिएशन के लिए बहुत हाईली अराउज्ड होते हैं, वो दे ऑलवेज सीक कंपनी ऑफ अदर्स, वो किसी न किसी कंपनी में रहते हैं टू मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप्स विद अदर पीपल। नीड फॉर पावर की अगर बात करें तो नीड फॉर पावर क्या है? इट इज एन एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू प्रोड्यूस इंटेंडेड इफेक्ट्स ऑन द बिहेवियर एंड इमोशन ऑफ अदर पर्सन। मतलब दूसरे पर्सन के इमोशंस पे, बिहेवियर पे आप कुछ इम्पैक्ट डाल पाओ, कुछ इफेक्ट जनरेट कर पाओ, दैट इज योर पावर। जैसे आप किसी को कुछ इन्फ्लुएंस कर पाओ, अच्छा, ठीक है, या आप कंट्रोल कर पाओ किसी का बिहेवियर। परसुएड करना कहते हैं ना, किसी को परसुएड करना मतलब कि आप उनको किसी किसी रास्ते पे चला पाओ, ठीक है, लीड कर पाओ उनको, जैसे कोई लीडरशिप क्वालिटीज हैं, लीडर बन जाओ। चार्म कर पाओ अदर्स को, अगर आपकी बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी है, ठीक है। सो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पहलू हैं टू एनहांस वंस ओन रेपुटेशन इन द आईज ऑफ अदर पीपल, दूसरों की नजरों में खुद की रेपुटेशन को इंक्रीज करने के लिए। अगर डेविड मैकसेलेंट की बात करें तो उन्होंने 4 जनरल वेज ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ पावर दिए हैं। पहला वो बोल रहे हैं कि पीपल डू थिंग्स टू गेन फीलिंग ऑफ पावर एंड स्ट्रेंथ फ्रॉम सोर्सेज आउटसाइड देमसेल्फ। लोग ऐसी चीजें करते हैं जो उनके आउटसाइड ऑफ देमसेल्फ, जैसे कि रीडिंग स्टोरीज अबाउट स्पोर्ट्स, जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, आप उनको बोलते हो वेल लर्नर्ड हैं, लेकिन उनको स्पोर्ट्स के बारे में पूछ लो, न्यूज क्या चल रहा है वो पूछ लो, पॉलिटिक्स के बारे में पूछ लो, हर चीज के बारे में उनको पता है, अपने आप को अप टू डेट रखते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। सो वाई, वो भी एक सेंस ऑफ उनको पावर देता है। सेकेंड होता है कि पावर कैन ऑल्सो बी फेल्ट फ्रॉम सोर्सेज विद इन अस। ये तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गया, मतलब फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो एक्सटर्नल फैक्टर की बात में कर रहा है। अब ये जो सेकंड पॉइंट है वो कह रहा है कि विद इन अस मतलब इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। कैसे? कि अपनी बॉडी को बनाना, ठीक है, लोग अब जैसे जो लड़के हैं वो अपनी बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो उनको अच्छा लगता है ना, दे फील वेरी प्राउड, और एक सेंस ऑफ पावर महसूस होती है कि मेरे बड़े डोले शोले हैं। किसी ने कुछ बहस वहस करा ना, एक थप्पड़ मारूंगा ना तो सीधा जो भी है मतलब, तो ऐसे। एंड मास्टरिंग अर्जेस इम्पल्सेस, या कोई ऐसे लोग जैसे योगी तपस्वी होते हैं, वो अपनी अर्जेस को कंट्रोल कर पाते हैं। अगर उनका अगर कोई बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है तो वो भी एक सेंस ऑफ पावर और कंट्रोल देता है उनको। दैट ऐसा नहीं है कि मैं अपनी भावनाओं में बह जाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा पिज्जा खाने का मन कर रहा है, जंक फूड खाने का मन कर रहा है तो मैं कुछ भी खा रहा हूँ, नहीं। बॉडी ऐसे तो नहीं बन जाएगी ना, तो मेरे को अपनी कंट्रोल में, आई कैन कंट्रोल माई अर्जेस ऑल्सो, ठीक है, बॉडी भी बिल्डअप कर लिया, तो वो भी एक सेंस ऑफ पावर देता है। तीसरा पावर का सोर्स क्या होता है? टू हैव एन इम्पैक्ट ऑफ अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, कि आप जब किसी से कोई आर्ग्यूमेंट में हैं, कोई आर्ग्यू कर रहे हैं, किसी से compete कर रहे हैं, तो आप किसी को इन्फ्लुएंस कर पाए अपनी बातों से, तो वो भी एक सेंस ऑफ पावर आपको देता है कि कि लोग आपकी बात सुनते हैं, समझते हैं। सो दैट इज ऑल्सो सेंस ऑफ पावर। अगर फोर्थ पॉइंट की बात करा जाए, सो पीपल डू थिंग्स एज ए मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जैसे मान लो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हो, ठीक है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हो, तो आप तब भी अपना एक इम्पैक्ट छोड़ते हो, तो दैट इज ऑल्सो अ पावर का गेम है सारा। पॉलिटिक्स तो है ही पावर का गेम। तो इन चारों तरीके से पावर को गेन किया जा सकता है। फॉर एनी इंडिविजुअल वन ऑफ दीज वेज इज एक्सप्रेसिंग पावर मोटिवेशन मे डोमिनेट। किसी भी एक इंडिविजुअल में कोई हो सकता है इन चारों में से कोई एक काफी डोमिनेंट हो, बट एज और लाइफ के एक्सपीरियंसेस के साथ चीजें बदल भी जाती हैं। ठीक है जी। नीड फॉर अचीवमेंट की अगर हम बात कर लेते हैं, तो नीड ऑफ अचीवमेंट क्या है? इट रेफर्स टू अ डिजायर ऑफ अ पर्सन टू मीट स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस की, ठीक है। अचीवमेंट मतलब एक नीड फॉर अचीवमेंट की ऑल्सो नोन एज एन आर्क, इसको एन आर्क भी बोलते हैं। इट एनर्जाइजेज एंड डायरेक्ट्स आवर बिहेवियर एज वेल एज इन्फ्लुएंसेस द परसेप्शन ऑफ सिचुएशंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि
जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा कुछ स्टूडेंट्स बहुत हार्ड वर्क करते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी सेंस ऑफ अचीवमेंट है कि यार मुझे टॉप करना है, आई वांट टू अचीव अ गोल्ड मेडल, आई वांट टू हैव दैट टॉपर वाला बैच कि भाई मैं आई एम द टॉपर, या मेरे को अच्छे गुड ग्रेड्स चाहिए क्योंकि मेरे को अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज चाहिए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट उनको चाहिए ना। अगर हम बात करें फॉर्मेटिव ईयर्स की, बच्चों की फॉर्मेटिव ईयर्स मतलब वही 5 से 7 साल तक, 5 साल तक के जो ईयर्स होते हैं, पहले 5 साल जो होते हैं वो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं किसी भी बच्चे के। तो वहां पे द सोर्स फ्रॉम विच दे लर्न इज अपने पेरेंट्स से, रोल मॉडल से, वहां से वो सेंस ऑफ अचीवमेंट, एक नीड फॉर अचीवमेंट सीखते हैं। सोशियो कल्चर इन्फ्लुएंस भी होता है कहीं ना कहीं। जिनकी सेंस ऑफ अचीवमेंट, ऐसे लोग जिनकी सेंस ऑफ अचीवमेंट काफी हाई होती है, जो इस पे हाई होते हैं, वो लोग हमेशा इजी इजी टास्क नहीं पकड़ेंगे, वो कम वो कुछ ना कुछ मॉडरेटली डिफिकल्ट या चैलेंजिंग टास्क को पकड़ेंगे, क्योंकि उसको कॉन्कर करने में उनको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है कि हाँ भाई कुछ किया है, ये बच्चों वाले छोटे छोटे काम नहीं करते, बड़े बड़े काम करेंगे। ठीक है, सो दे हैव अ स्ट्रॉन्गर देन एवरेज डिजायर फॉर फीडबैक। और फिर ऐसा नहीं है कि उनको फीडबैक नहीं चाहिए, वो उनको अपनी परफॉर्मेंस पे फीडबैक भी चाहिए कि मैंने कैसा किया कैसा नहीं किया। और फीडबैक से क्या होता है, उनको मोटिवेशन मिलती है और अच्छा करने की। ठीक है, जहां पे उनको गोल एडजस्टमेंट की जरूरत है तो वो अपनी गोल को एडजस्ट करेंगे टू मीट द चैलेंजेस। फिर आता है क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन। अब क्यूरियोसिटी क्या है? इट इज अ मोटिवेशनल टेंडेंसी टू एक्ट विदाउट एनी स्पेसिफिक आइडेंटिटी गोल। तो मतलब क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन में क्या होता है कि आपका कोई स्पेसिफिक गोल नहीं होता जो आपको अचीव करना है, बस आपकी जो मोटिवेशनल टेंडेंसी है वो ऐसे ही है। आपको नोवेल एक्सपीरियंस मतलब न्यू एक्सपीरियंसेस करने हैं। यू वांट टू गेन प्लेजर बाय ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन। किसी किसी को इंफॉर्मेशन गेन करने में प्लेजर मिलता है। ठीक है, सो बिहेवियर्स हुज प्राइमरी मोटिव्स अपीयर्स टू रिमेन इन एक्टिविटीज हिमसेल्फ। सो आपका यहाँ पे प्राइमरी मोटिव क्या है कि बस वो एक्टिविटीज को आप एंजॉय करते हो। ठीक है, सो इसीलिए जैसे अगर हम बात करें तो द क्यूरियोसिटी बिहेवियर इज नॉट लिमिटेड टू ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स भी काफी क्यूरियस होते हैं और सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर दिखाते हैं। वी आर ड्रिवन टू एक्सप्लोर एनवायरमेंट बाय आर क्यूरियोसिटी एंड आर नीड फॉर सेंसरी स्टिमुलेशन। सेंसरी स्टिमुलेशन के लिए we do this. ठीक है, the need for varied types of sensory stimulation is closely related to curiosity। मतलब different type की sensory stimulation चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आपने बच्चों को भी देखा होगा तो उनमें ये नीड काफी ज्यादा हाई होती है बच्चों में। ठीक है, इन्फेंट्स एंड स्मॉल चिल्ड्रन में। आर इग्नोरेंस अबाउट नंबर ऑफ थिंग्स अराउंड अस बिकम मोर पावरफुल मोटिव टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। आपको क्यों किसी चीज को एक्सप्लोर करना है? क्योंकि आप उसके बारे में जानते नहीं हो, तो आप उसको आपकी एक जो नीड है वहां पे उस समय क्या है, आपकी इग्नोरेंस। ठीक है, कि यार मुझे ये चीज पता नहीं है, मुझे ये चीज पता लगानी है। तो फिर आप यू नीड टू, फिर आपको नीड आती है वहां से एक्सप्लोरेशन की। सो अगर आप बच्चों को देखोगे तो बच्चों को भी कुछ नहीं पता होता स्टार्टिंग में, और वो हर चीज को जा जाके छेड़ते हैं। जब मम्मी पापा उनको डांटते हैं कि जब देखो कभी ये चीज छेड़ेगा, कभी वो चीज छेड़ेगा, कभी ये गिरा देगा, कभी वो गिरा देगा। क्यों? क्योंकि उसको क्यूरियोसिटी है, हर चीज उसके लिए पहली बार है, हर चीज उसके लिए नहीं है। तो इन्फेंट्स को और छोटे बच्चों को क्यूरियोसिटी जो है बहुत ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर होता है। तो अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए दे गो आउट एंड एक्सप्लोर। अगर उनको ऐसा नहीं करने दिया जाता तो बहुत ज्यादा वो डिस्ट्रेस में आ जाते हैं। ठीक है, और ये उनके बिहेवियर में दिखता है। मतलब जैसे वो ब्ला 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 बात करना सीखेंगे तो बातें कुछ ना कुछ, मतलब उनको पता चलेगा अरे मैं बोल भी सकता हूँ। मतलब अपनी आवाज सुनेंगे फर्स्ट टाइम, ब्ला 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 करेंगे या चीजें उठा उठा के छेड़ेंगे। इनफैक्ट जब बच्चों के दांत नहीं आए होते ना, इसलिए बच्चे हर चीज उठा के मुंह में डाल लेते हैं। चाहे वो टॉयज हैं, चाहे वो खाने की चीज है, चाहे वो प्लास्टिक है, चाहे कुछ भी है, उनको पता भी नहीं है कि ये मुंह में डालना है कि नहीं। पेन पेंसिल कुछ भी उठा के। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके अभी दांत नहीं आते, तो एक सेंसरी उनको स्टिमुलेशन मिलती है। ठीक है, तो वो हर चीज को फील करने की कोशिश करते हैं, महसूस करने की कोशिश करते हैं। सो इस तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। अब बात करते हैं मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स की। एब्राहम एच मैस्लो, इसके बारे में तो मेरे ख्याल से आपने पढ़ा भी था। थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये पिरामिड मॉडल है जिसमें सबसे पहले ये ऊपर से नीचे, बाय द वे ये मॉडल नहीं आ रहा है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है ये मॉडल। ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। मतलब सबसे बेस पे ये है, फिर ये, फिर ये, फिर एस्टीम नीड्स और फिर ये। ठीक है, सो इस तरीके से। तो सबसे पहले आपकी आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स। अब फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होती हैं?
हाँ जी, तो फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल नीड्स जिनको कहते हैं उसमें यही आ जाएगा, हंगर, थर्स्ट, जो बेसिक सर्वाइवल के लिए चाहिए होता है, एक्सेट्रा। ठीक है। ओनली जब आपके ये दीज नीड्स आर मेट यू आर फ्री टू थ्रेटन द डेंजर अराइजेस। मतलब जब आपकी फर्स्ट लेवल की बेसिक नीड मेट हो जाएगी तभी आप सेकंड लेवल पे जंप करोगे, ऐसे नहीं। अभी तो आपका वो कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान, जो बेसिक नीड है, ठीक है, तो वो ही पूरी नहीं हो रही तो सेफ्टी नीड पे कैसे जाओगे? तो जब ये नीड पूरी होती है तो उसके बाद हमारी सेफ्टी की नीड आ जाती है, कि मतलब हम अपने आप को सेफ कैसे रखें, कोई डेंजर ना हो। ठीक है। फिर बिलोंगिंगनेस की नीड आती है एक। बिलोंगिंगनेस की नीड मतलब कि वी वांट टू फॉर्म रिलेशनशिप्स। ठीक है। फिर उसके बाद एस्टीम की नीड्स आती है। एस्टीम की मतलब सेल्फ वर्थ की नीड्स आती है, और सबसे हाई पे होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ के बाद आती है आपकी एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है कि सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन इज सेल्फ अवेयर। जो पर्सन वहां तक पहुंच जाते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक, वो खुद में अवेयरनेस होती है उनको, सोशली रिस्पॉन्सिव होते हैं। सोशली रिस्पॉन्सिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, ओपन टू नॉवेल्टी। नॉवेल्टी मतलब न्यूनेस, कोई कोई न्यू एडवेंचर के लिए, न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए लाइफ में ओपन होते हैं, न्यू चैलेंजेस के लिए भी काफी ओपन होते हैं। एंड दे हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर। और ऐसा नहीं है कि बहुत ही सीरियस किस्म के होते हैं, दे हैव अ सेंस ऑफ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। कैपेसिटी होती है उनमें फॉर डीप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। ठीक है। सो वो सुपरफिशियल रिलेशनशिप्स नहीं, बट कि बहुत गहरे डीप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बनाते हैं, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाते हैं। लोअर लेवल नीड्स जो फिजियोलॉजिकल होती है इन द हायरार्की डोमिनेट एज लॉन्ग एज दे आर अनसेटिस्फाइड। वो तब तक रहती है जब तक वो अनसेटिस्फाइड होती है। जैसे जैसे नीड सेटिस्फाई होती जाएगी हम ऊपर की तरफ पिरामिड में चलते जाएंगे। ठीक है। Very few people reach the highest level because most of the people are concerned with the lower level needs. तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचते बहुत कम लोग हैं, क्योंकि वो इन्हीं पहली चारों को पूरा करने में फंसे रहते हैं। अच्छा बंगला चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, तो एस्टीम नीड्स, मतलब यहीं तक फंसे रह जाते हैं इन्हीं सब चीज़ों में। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। नेचर ऑफ इमोशंस की अगर बात करें, मोटिवेशन खत्म हो गया बाय द वे यहाँ पे। ठीक है। अगर कोई भी डाउट है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर यू। और अगर नहीं भी है तो जस्ट लेट मी नो योर थॉट्स अबाउट इट, हाउ यू आर फाइंडिंग दिस वीडियो। लेट मी जस्ट नो की। ठीक है। ओके। सो मोटिवेशन हमारा खत्म हो गया, यहाँ पे इमोशन की बात शुरू करते हैं अब। सो द टर्म इमोशन इज ऑफन कंसिडर्ड सिनोनिम्स विद फीलिंग या मूड। हमको लगता है इमोशन, फीलिंग, मूड सब एक ही बात है। फीलिंग जो होती हैं वो डिनोट करती हैं प्लेजर या पेन डायमेंशन इमोशन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक तरीके से ये फीलिंग्स की डेफिनेशन है। फीलिंग्स क्या होती हैं? फीलिंग्स आपके किसी भी एक इमोशन की डायमेंशन। ठीक है। बहुत एक्सट्रीम में पेन या फिर बहुत एक्सट्रीम में प्लेजर है। ठीक है आपका, तो उसको, ये जो डायमेंशन है ये इमोशन का है, डायमेंशन होता है। ठीक है। सो इमोशन फीलिंग्स जो है आपके प्लेजर या पेन के डायमेंशन को बताती हैं, इमोशन फैक्टर के, विच यूजुअली इन्वॉल्व बॉडीली फंक्शंस जिसमें इन्वॉल्व होते हैं। मूड की अगर बात करें तो मूड इज एन अफेक्टिव स्टेट ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन बट लेसर इंटेंसिटी दैन इमोशन। ये मूड की डेफिनेशन हो गई। मूड की क्या डेफिनेशन है कि वो बोल रहे हैं अफेक्टिव, मतलब अगेन इमोशनल स्टेट है जो कि लॉन्गर ड्यूरेशन तक रहती है, बट इमोशन से कम इंटेंसिटी है, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी नहीं हाई होती। बोथ दीज टर्म्स आर नैरोअर देन द कंसेप्ट ऑफ इमोशन। नैरो का मतलब छोटी, पतली। तो मतलब अगर आप बात करें फीलिंग्स के बारे में, अगर आप बात करें मूड के बारे में, तो दोनों ही एज कंपेयर टू इमोशन काफी छोटी टर्म है, नैरो टर्म है। इमोशंस काफी कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ अराउजल्स होते हैं जो कि सब्जेक्टिव फीलिंग्स होती हैं एंड कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन। सो अगर इमोशन देखें तो ये इमोशन की एक तरीके से डेफिनेशन हो गई कि इमोशंस आर कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ अराउजल। काफी कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ अराउजल होता है, सब्जेक्टिव फीलिंग होती है। सब्जेक्टिव मतलब कि हर किसी की इमोशनल फीलिंग्स डिफरेंट होती है। ठीक है।
और कॉग्निटिव पैटर्न मतलब थॉट, तो इसमें हमारी फीलिंग्स भी आ गए, थॉट पैटर्न भी आ गया, अराउजल भी आ गया, तो इन सब का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है इमोशंस. Emotions when we experience they move us internally, and this process involves physiological as well as psychological reactions. तो इमोशंस जो है हमें मूव करते हैं इंटरनली, अंदर से मूव करते हैं इमोशंस हमें. इसमें बायोलॉजिकल एस्पेक्ट मतलब फिजियोलॉजिकल बोलो या बायोलॉजिकल बोलो सेम चीज है, वो एस्पेक्ट भी आ जाता है और साइकोसोशल रिएक्शंस भी आते हैं. इमोशन सब्जेक्टिव फीलिंग है एंड कैन बी एक्सपीरियंस ऑफ इमोशंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो सब्जेक्टिव फीलिंग का क्या मतलब है वो उन्होंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. ठीक है, मान लो फुल मून को देख के किसी को बहुत अच्छे इमोशन आते हैं कि यार आज फुल मून है, कितना सुंदर लग रहा है चांद ये वो, और किसी को लगता है क्या है चांद ही तो है, व्हाट बिग डील, फुल मून है आज, ठीक है ओके. तो सब्जेक्टिव फीलिंग है ना. तो ये बात हो गई. इन साइकोलॉजी अटेम्प्ट्स, इन साइकोलॉजी बेसिक 6 इमोशंस की हम बात करते हैं साइकोलॉजी में. दे आर एंगर, डिस्गस्ट, फियर, हैप्पीनेस, सैडनेस एंड सरप्राइज. इजाद की बात करें तो उन्होंने 10 बेसिक इमोशंस के बारे में बात करा है. उन्होंने जॉय के बारे में भी बात करा, सरप्राइज के बारे में, एंगर, डिस्गस्ट, कंटेम्प्ट के बारे में बात करा, फियर, शेम, गिल्ट, इंटरेस्ट के बारे में एंड एक्साइटमेंट के बारे में, विद कॉम्बिनेशन ऑफ देम रिजल्टिंग इन द अदर इमोशनल ब्लेंड्स. तो उन्होंने 10 ये बेसिक इमोशन बताए. अगर प्लटचिक के बारे में बात करें तो उन्होंने 8 प्राइमरी इमोशंस बताए और उन्होंने ये बोला कि ऑल जितने भी बाकी अदर इमोशंस है दे आर रिजल्ट ऑफ वेरियस मिक्सचर. तो उन्होंने क्या करा, 4 पेयर्स में बना दिया ऑपोजिट इमोशंस को. जैसे जॉय एंड सैडनेस ऑपोजिट है ना, एक तरफ खुशी है एक तरफ गम है, कभी खुशी कभी गम. ठीक है, तो जॉय एंड सैडनेस बना दिया एक पेयर. एक्सेप्टेंस और डिस्गस्ट बना दिया, फियर बना दिया और एंगर बना दिया, सरप्राइज और एंटिसिपेशन बना दिया एक पेयर. तो ऐसे कर करके उन्होंने 4 पेयर बना दिए. इमोशंस वेरी इन देयर इंटेंसिटी. इंटेंसिटी मतलब कितना हाई जा रहा है ग्राफ और कितना लो जा रहा है ग्राफ, तो कितनी, और क्वालिटी भी. तो इमोशंस जो होते हैं हमारी इंटेंसिटी में और क्वालिटी में दोनों में वेरी करते हैं. क्वालिटी मतलब कि हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर जो भी है, क्या क्वालिटी ऑफ इमोशन है. ठीक है, सब्जेक्टिव फैक्टर्स एंड सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे एक्सपीरियंस ऑफ इमोशंस को. जैसे कि हमारा जेंडर भी हमारे इमोशन को इन्फ्लुएंस करता है, हमारी पर्सनालिटी हमारे इन्फ्लुएंस करती है और हमारी साइकोपैथोलॉजी भी इन्फ्लुएंस करती है. कैसे इन्फ्लुएंस करती है, अब जैसे आपको पता होगा कि वुमेन जो है दे डू नॉट एक्सपीरियंस हाई रेंज ऑफ एंगर. मर्दों को, आदमियों को ज्यादा गुस्सा आता है, उनमें ज्यादा गर्मी, हम बोलते हैं ना ज्यादा गर्मी चढ़ रही है देखो, मतलब बहुत उनमें गुस्सा हाई होता है एज कम्पेयर टू वुमेन. और वुमेन जो होती है उनको काफी नर्चरिंग माना जाता है, मतलब वो काफी केयरिंग होती हैं, सॉफ्ट नेचर की होती है, जेंटल होती हैं. तो कहीं ना कहीं जेंडर हमारे इमोशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो ये बता रहे हैं. ठीक है जी, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन की अब बात कर लेते हैं. इमोशन इज एन इंटरनल एक्सपीरियंस जो कि डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जाता कि कर सकता कोई. ठीक है, इमोशंस आर इन्फर्ड थ्रू. इमोशंस को कैसे पता लगाया जा सकता है, वर्बल या फिर नॉन वर्बल, एक मिनट, नॉन वर्बल एक्सप्रेशन से. ठीक है, नॉन वर्बल मतलब जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन है, वर्बल मतलब जो मैं बोल के कह रही हूँ. ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ मुझे गुस्सा आ रहा है तो आपको मैं बोल ही रही हूँ, वर्बल एक्सप्रेशन है. और अगर मैं ये बोल नहीं रही मुझसे कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप मेरी शक्ल देख के पता चल जाएगा कि मुझे गुस्सा आ रहा है. ठीक है, तो ये हो गया वर्बल एंड नॉन वर्बल एक्सप्रेशन. नाउ दीज वर्बल एंड नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस जो होते हैं दे एक्ट एज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. एक तरीके से कम्युनिकेशन तो हो ही रही है ना, नॉन वर्बली भी मैंने कन्वे तो कर दिया ना. अगर आपकी मम्मी ने आपको गुस्से से देखा, ठीक है, आपका एग्जाम है कल और मम्मी, आपने पूछा मम्मी मैं मूवी देखने जाऊं, तो आपकी मम्मी ने आपको गुस्से से देखा, तो उन्होंने बोला नहीं है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन जब उन्होंने आपको गुस्से से देखा तो आपको नॉन वर्बली आपको पता चल गया ना, समझ आ गया कि उनको गुस्सा आ रहा है, तो कम्युनिकेट तो उन्होंने कर दिया ना, अपनी बात समझा दी उन्होंने. तो ये एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन होता है. ठीक है, कल्चर एंड इमोशनल एक्सप्रेशन को अब हम समझते हैं. वर्बल चैनल की अगर बात करें तो जब हम बोल के कुछ कहते हैं तो हम शब्दों के थ्रू कहते हैं. अब उसमें हमारी पिच, हमारी लाउडनेस ऑफ द वॉइस भी मैटर करती है. अगर मैं चिल्ला के कोई बात कह रही हूँ
तो इसका मतलब कि गुस्से में कई बार हम कहते नहीं कि भाई तो चिल्ला क्यों रहा है, आराम से भी तो बात कर सकता है ना, चिल्लाने की क्या बात है। तो इसका मतलब कि हमारा जो लाउडनेस है, जो हमारी पिच है, हमारी टोन है, जैसे हम कभी कभी बोलते हैं उसने मेरे को ना टॉन्ट मारा, उसने मेरे को टॉन्ट में ये बात कही है, तो आपको कैसे पता उसने टॉन्ट मारा है? क्यों? उसकी पिच से, उसकी टोन से, उसकी वॉइस क्वालिटी से आपको पता चल गया कि उसने किस तरीके से वो बात कही है, वो टॉन्ट थी या नॉर्मल बात थी। ठीक है, तो ये सब जो भी वो कह रहे हैं कि ये अंडरलाइन कर लेना, दीज वर्बल एंड नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स जो होते हैं वॉइस के और टेम्पोरल कैरेक्टरिस्टिक स्पीच के, उसको बोलते हैं पैरा लैंग्वेज। नॉन वर्बल चैनल्स में फेशियल एक्सप्रेशन भी आते हैं, काइनेटिक मतलब यानी कि काइनेटिक मतलब बॉडी मूवमेंट्स, बॉडी के पोस्चर्स, जेस्चर्स, और प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल मतलब कि कितना डिस्टेंस है, जब हम फेस टू फेस बैठे हैं तो मैं कितना डिस्टेंस मेंटेन करके रखी हूँ, फिजिकल डिस्टेंस, वो सारे बिहेवियर्स भी जो है नॉन वर्बल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन का हिस्सा है। नाउ अगर फेशियल एक्सप्रेशन की बात करें, इज मोस्ट कॉमन चैनल ऑफ, अपने इमोशंस को हम फेशियल एक्सप्रेशन से बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे मैंने आपको गुस्से का एग्जांपल दिया, ऐसे आप स्माइल करते हो, आप ब्लश करते हो, है ना, तो वो सारी चीजें भी आप अपने इमोशन कम्युनिकेट करते हो थ्रू योर फेशियल एक्सप्रेशन। सो फेस इसलिए एक्सपोज होता है इन द फुल व्यू ऑफ अदर। सो फेशियल एक्सप्रेशन काफी कुछ कन्वे करते हैं, द इंटेंसिटी एज वेल एज द प्लेजेंटनेस, अनप्लेजेंटनेस, की मतलब हमें कोई चीज कितनी पसंद आई, कितनी नहीं पसंद आई, इंटेंसिटी क्या है, टू व्हाट डिग्री हाई एंड लो इंटेंसिटी है। बहुत गुस्सा आ रहा है तो गुस्से में चेहरा लाल हो जाएगा, तो हाई इंटेंसिटी ऑफ एंगर है। ठीक है, और गुस्सा तो है लेकिन इतना नहीं कि चेहरा ही लाल हो गया, तो लो इंटेंसिटी ऑफ एंगर है। तो इस तरीके से, ठीक है, सो इट प्लेज, फेशियल एक्सप्रेशन हमारी जिंदगी में, एवरीडे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डार्विन का जो व्यू है दैट फेशियल एक्सप्रेशन फॉर बेसिक एक्सप्रेशन क्या है, वो जॉय, फियर, एंगर, डिस्गस्ट, सैडनेस एंड सरप्राइज, दीज आर द इनबॉर्न एंड यूनिवर्सल। तो डार्विन बोलते हैं कि ये सब में आप पाएंगे ये सारे इमोशंस ना, जॉय, फियर, एक्सप्रेशन, जॉय, फियर, एंगर, डिस्गस्ट, सैडनेस, सरप्राइज, ये सारे, ऐसा नहीं है कि कोई अमेरिका का बंदा अगर आपको सैड दिखेगा तो आप पहचान नहीं पाएंगे ये उदास है या गुस्सा आ रहा है इसको या सरप्राइज है। ये सब में कॉमन है, यूनिवर्सल है, मतलब जितनी भी ह्यूमन पॉपुलेशन है सब में कॉमन है। बॉडीली मूवमेंट्स फर्दर फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन ऑफ इमोशन। तो आपकी बॉडी मूवमेंट्स जो है वो भी काफी कुछ आपके इमोशंस कम्युनिकेट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज ओके, थिएटर और ड्रामा। अब जैसे देखो, थिएटर और ड्रामा, अगर आपके स्कूल में भी ड्रामा होगा या थिएटर वर्कशॉप्स होंगी, या अगर आप इन चीजों का हिस्सा हैं, तो आपको पता होगा कि कितना कुछ आप अपनी बॉडी की मूवमेंट से, लैंग्वेज से कम्युनिकेट करते थे। स्पेशली इंडियन क्लासिकल डांसेस सो ब्यूटिफुली, अगर आप भरतनाट्यम, कथक, उड़ीसी, कुचिपुड़ी, अदर, स्पेशली कथक, भरतनाट्यम तो मतलब मैंने देखे हुए, मुझे पता है। ठीक है, तो उसमें फेशियल एक्सप्रेशन का कितना रोल होता है, यू नो, अपने डांस में जो डांसर है उसका सारा खेल ही फेशियल एक्सप्रेशन का होता है। ठीक है, तो अपने मूवमेंट से, आईज की मूवमेंट से, हाथ पैरों की मूवमेंट से वो पूरी अपनी बात कह जाते हैं। ठीक है, अपने फिंगर से मुद्राएं जैसे बनाते हैं ना कथक में, भरतनाट्यम में, सो ब्यूटीफुल, है ना। तो अगेन वो बात कंफर्म कर रहे हैं, आपको एग्जांपल दे रहे हैं एक तरीके से कि किस तरीके से हम अपनी बॉडी मूवमेंट से और नॉन थ्रू फेस के थ्रू कितना कुछ एक्सप्रेस करते हैं। ना यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है, गेज बिहेवियर। अब ये गेज बिहेवियर क्या होता है? ये गेज, गेज कहते हैं देखना। ठीक है, तो गेज करना मतलब कि अब उन्होंने ये बताया रिसर्चर्स ने कि लैटिन अमेरिकन या सर्दर्न यूरोपियंस जो हैं, वो जब किसी से बात करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं किसी से, तो आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। लेकिन हमारे एशियन, स्पेशली इंडियन कल्चर में ऐसा नहीं है, हम पेरिफेरल गेज करते हैं, मतलब कि हम बात करेंगे लेकिन बिल्कुल ऐसे आंखों में आंखें बेधड़क डाल के नहीं बात करते, हम थोड़ा सा साइड पे देख के, या यू नो आई कांटेक्ट थोड़ा सा ब्रेक करके, या टिप ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज पे देख के सामने वाले की, है ना, थोड़ा नजरें झुका के, थोड़ा मतलब उस तरीके से बात करते हैं। ऐसे बिल्कुल बेधड़क होके आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करते। ऑल्दो अब तो मेरे को नहीं लगता आजकल की जनरेशन पे, आप लोग तो जेन जी हो, ये लागू भी नहीं होता होगा, है ना, यू माइट बी लाफिंग, ये क्या है। एनीवेज,
सो कल्चर एंड इमोशनल लेबलिंग की बात कर लेते हैं आप। तो यहाँ पे आई थिंक इसमें कुछ खास है नहीं। उन्होंने बताया हुआ है कि किस कल्चर में कितने सारे वर्ड्स होते हैं, कभी कभी एक ही इमोशन के लिए, है ना। 46 लेबल्स होते हैं एंगर के लिए, और नॉर्थ अमेरिकन सब्जेक्ट प्रोड्यूसेस टू 40 डिफरेंट रिस्पॉन्सेज फॉर फेशियल। ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन जस्ट स्किप दिस। इसमें ये लास्ट का एक पार्ट है, इट माइट बी सेड दैट देयर आर सर्टेन बेसिक इमोशंस दैट आर एक्सप्रेस्ड एंड अंडरस्टूड बाय ऑल डिस्पाइट देयर कल्चरल एंड एथनिक डिफरेंस। तो वो बोल रहे हैं कि बेसिकली वो यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं, कुछ ऐसे इमोशंस हैं, बेसिक इमोशंस, जैसे हमने पढ़ा था ना, जॉय, सरप्राइज, शेम, गिल्ट, कुछ फियर, एंगर, सैडनेस, कुछ ऐसे बेसिक इमोशंस हैं जो थ्रू आउट ह्यूमैनिटी सब कल्चर में मिलेंगे आपको, चाहे कितने भी एथनिक डिफरेंस हो, सब जगह आपको देखने को मिलेंगे। उसमें कुछ ऐसा वो नहीं है कि वहां नहीं पाए जाते और यहाँ पाए जाते हैं, ऐसे करके, ठीक है। जैसे गेज बिहेवियर था, गेज बिहेवियर डिफरेंट डिफरेंट था, बट कुछ इमोशंस हैं जो सब जगह मिलेंगे। मैनेजिंग नेगेटिव इमोशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने नेगेटिव इमोशंस को मैनेज करना आना चाहिए। अगर ये आपने सीख लिया, योर लाइफ इज सॉर्टेड, ठीक है। You will become very mature in the way you approach things in your life. So emotions are पार्ट ऑफ आर डेली लाइफ एंड एक्सिस्टेंस। इमोशंस तो हमारे डेली लाइफ का हिस्सा है भाई, हर रोज ही कुछ उतार चढ़ाव हम फील कर रहे होते हैं। दे फॉर्म अ वेरी फैब्रिक ऑफ आवर लाइफ एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मतलब जो हमारे रिलेशनशिप्स है दूसरों के साथ, चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, नेबर्स हो, कोई भी हो, तो ये दे फॉर्म द वेरी फैब्रिक ऑफ आवर बेसिक लाइफ, ठीक है। इफेक्टिव इमोशन मैनेजमेंट तो आपको आना ही चाहिए अगर आपको इन मॉडर्न टाइम्स में सोशली अच्छे से फंक्शन करना है। तो कुछ उन्होंने टिप्स बताए हैं टू बैलेंस योर नेगेटिव इमोशंस। बहुत सही टिप्स हैं ये। पहली बात, टिप नंबर 1, एनहांस सेल्फ अवेयरनेस। मतलब कि अपने इमोशंस को लेके थोड़ा अवेयर हो जाओ, अपनी फीलिंग्स को लेके थोड़ा अवेयर हो जाओ। ट्राई टू गेन इनसाइट इनटू हाउ एंड वाई, कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं, वाई आई एम फीलिंग व्हाट आई एम फीलिंग, ठीक है। उसको थोड़ा आप टटोलने की कोशिश करो, ठीक है। गुस्सा आ रहा है तो भी, बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है तो भी, सैडनेस फील हो रही है तो भी, क्यों, वाई को आंसर करने की कोशिश करो। एंड हाउ आई एम फीलिंग, पहले तो लेबल ठीक करना लगाओ। पहले तो कई बार ऐसा होता है कि हम ठीक से बता भी नहीं पाते कि हम क्या फील कर रहे हैं। तो वो हाउ एंड वाई आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो सेल्फ अवेयरनेस आपकी बढ़ेगी। सेकेंड पॉइंट, अप्रेज द सिचुएशन ऑब्जेक्टिवली। इमोशंस जो है दे आर प्रेसीडेड बाय इवैल्यूएशन ऑफ द इवेंट। मतलब कि इमोशन बाद में आता है, पर पहले हम इवैल्यूएशन कर लेते हैं इवेंट की, कि ये इवेंट हमारे लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके बाद हम इमोशन फील करते हैं। अगर हमारे दिमाग में किसी इवेंट के लिए आ गया ये तो बड़ा नेगेटिव इवेंट है, तो ऑटोमेटिकली हम नेगेटिव फील करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम इवन इन द नेगेटिव इवेंट को अगर हम ठीक से उसको इवेल्युएट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो हम वी विल नॉट फील नेगेटिव। तो मतलब पहले हम इवेल्युएट करते हैं माइंड में कि ये इवेंट मेरे लिए कैसा है, और उसके बाद हमें इमोशन आता है। सो इफ द इवेंट इज एक्सपीरियंस डिस्टर्बिंग, अगर आपको बहुत डिस्टर्बिंग इवेंट लग रहा है तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा एंड इमीडिएटली यू विल फील स्ट्रेस, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपको कुछ डिस्टर्बिंग कोई इवेंट, कोई वो सेम सिचुएशन आपके फ्रेंड को डिस्टर्बिंग नहीं लग रही, तो उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा और उसको स्ट्रेस फील नहीं होगा, ही विल बी नॉर्मल इन दैट। सो हेंस इट इज यू हु डिसाइड्स वेदर टू फील सैड और एंग्शियस और हैप्पी और रिलैक्स। तो आपके हाथ में है कि आपको कैसा महसूस करना है। आपको सैड महसूस करना है, टेंशन लेके टेंशन में रहना है, खुश महसूस करना है, रिलैक्स रहना है, ये आपके हाथ में है। जिस तरीके से आपका देखने का नजरिया होगा उस सिचुएशन को, वैसे ही आप महसूस करोगे, ठीक है। फिर आ गया पॉइंट नंबर 3, डू सेल्फ मॉनिटरिंग। तो मतलब कि अपने पास्ट के अकम्पलिशमेंट्स को देखो, अपने अगर आपने कुछ अच्छा पास्ट में अचीव करा है तो एक पॉजिटिव अप्रेजल क्या करेगा, आपका फेथ डेवलप करेगा अपने आप में, खुद में आपको भरोसा आएगा, एंड यू कैन लीड एंड एनहांस द फीलिंग ऑफ वेलनेस एंड कंटेंटमेंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हो गया, एंगेज इन सेल्फ मॉडलिंग। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। अपने रोल मॉडल खुद बनो, बी द आइडल ऑफ फॉर योर ओन सेल्फ। रिपीटेडली ऑब्जर्व करो जो आपके बेस्ट पास्ट परफॉर्मेंसेज हैं, अपने इंस्पिरेशन खुद बनो इस तरीके से, ठीक है। अपने आप को खुद मोटिवेट करो टू परफॉर्म बेटर इन फ्यूचर
एंड फिफ्थ है परसेप्चुअल रीऑर्गेनाइजेशन एंड कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, ये हमने थेरेपी में भी होता है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, सीबीटी में। ट्राई व्यू द इवेंट्स फ्रॉम, मतलब कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग मतलब सिर्फ जहां आप जो देख रहे हो सोच रहे हो, आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने की कोशिश करो, दूसरों की तरफ से भी चीजों को देखने की कोशिश करो। ठीक है, तो अपने सोचने का तरीका ये नहीं कि बस जो मैं देखना चाहती हूँ मैं वो देख रही हूँ, नहीं, आप विजुअलाइज करो अदर साइड ऑफ द कॉइन ऑल्सो, रीस्ट्रक्चर करो अपने थॉट्स को। जितने आप नेगेटिव थॉट्स को, जितना आप पॉजिटिव थॉट से एलिमिनेट करोगे उतना ही आप बेहतर फील करोगे। देन यू बी क्रिएटिव। बी क्रिएटिव का मतलब है कोई ना कोई हॉबी तो हम सबकी होनी ही चाहिए, मैंडेटरी है, ये नेसेसरी है। कोई इंटरेस्ट डेवलप करो, कोई हॉबी इंडल्ज, उसमें यू विल फील हैप्पी, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, डेवलप एंड नर्चर गुड रिलेशनशिप्स। अपने फ्रेंड्स केयरफुली चूज करो, ऐसे दोस्तों को दोस्त बनाओ जो खुश मिजाज के हैं, खुश रहते हैं, जिंदा दिल एकदम, और खुश लोगों की कंपनी में रहो। हैव एम्पथी। एम्पथी मतलब दूसरों की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो। एक सपोर्ट अगर आपको चाहिए तो दूसरे को भी चाहिए, तो सपोर्ट दो भी, और सपोर्ट म्यूचुअली मतलब आदान प्रदान होना चाहिए। ठीक है, कभी आपकी फ्रेंड को जरूरत है तो आप उसके सपोर्ट सिस्टम बन गए, कभी आपको जरूरत है तो वो आपका सपोर्ट सिस्टम बन गया। पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी सर्विस। जब भी हम कम्युनिटी सर्विस में पार्टिसिपेट करते हैं, दैट्स द वंडरफुल फीलिंग, मोस्ट वंडरफुल फीलिंग। अगर आपने कभी किसी की मदद की हो तो आपको पता चलेगा कि किसी की मदद करके कितनी खुशी होती है। ठीक है, तो आप, और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, यू हेल्प योर सेल्फ बाय हेल्पिंग अदर्स। जब हम दूसरों का दर्द कम करते हैं तो हमारा अपना खुद का दर्द बहुत ज्यादा कम हो जाता है, और हमें बहुत कुछ इंसाइट्स आती हैं अपनी डिफिकल्टीज के बारे में भी। तो वो यू नो यू मस्ट एक्सपीरियंस। अगर आप किसी एनजीओ वगैरह से नहीं जुड़े तो आप किसी एनजीओ से जुड़ो, या अगर आपको लगता है कि किसी को, जैसे अगर मान लो आपकी कोई मेड है घर पे, उसके बच्चे को आप पढ़ा दो, फ्री में ट्यूशन पढ़ा दो, या उसको मदद कर दो पढ़ने लिखने में। तो इस तरीके से अगर आप कोई कम्युनिटी सर्विस में इन्वॉल्व हो जाओगे, यू विल फील सो हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, एंड यू विल ऑटोमेटिकली फील हैप्पी। ठीक है, मैनेजिंग योर एंगर। ना, एंगर जो है काफी नेगेटिव इमोशन है। अब नेगेटिव क्यों है भाई? गुस्सा आने में क्या प्रॉब्लम है? गुस्सा आने में ये प्रॉब्लम है कि गुस्से में जो है हम अच्छे डिसीजन मेकिंग नहीं करते हैं। ठीक है, कंट्रोल, हमारा बिहेवियर पे हमारे खुद का कंट्रोल नहीं रहता है। और ये एंगर जो होता है, जबकि मेजर जो सोर्स है एंगर का वो ये होता है फ्रस्ट्रेशन ऑफ मोटिव्स। हमारा कोई मोटिव पूरा नहीं हुआ तो मुझे गुस्सा आ गया। ठीक है, तो ये हमारी अपनी ही सोच, गुस्सा तब हमें आता है हमारी अपनी ही सोच का रिजल्ट होता है। इट इज सेल्फ इंड्यूस्ड। ठीक है, सेल्फ इंड्यूस मतलब खुद को दिया हुआ पेन। चॉइस, ये हमारी चॉइस होती है किसी भी सिचुएशन की, हमें गुस्सा करना है या नहीं करना है। गुस्सा करके कोई फायदा तो है नहीं, तो भैया आपको गुस्सा करके अपना खून जलाना है या आपको गुस्सा नहीं करना है और शांत रहना है, वो आपके ऊपर है। क्योंकि अल्टीमेटली आपकी बॉडी है, आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई हो जाएगा, आपका सब बॉडी में इम्बैलेंस हो जाएगा। तो आप देख लो अब। ठीक है, सो एंगर इज अ रिजल्ट ऑफ योर ओन थिंकिंग। आपकी अपनी सोच का रिजल्ट है एंगर, एंड हेंस इट इज कंट्रोलेबल बाय योर ओन थॉट्स ओनली। तो इसलिए एंगर मैनेजमेंट में सबसे पहले तो अपने थॉट्स को कंट्रोल करो भाई, सही सोचो। तो एंगर मैनेजमेंट के कुछ उन्होंने टिप्स दिए। पहली बात तो रिकॉग्नाइज करो इस बात को कि आपके थॉट्स में वो पावर है कि वो एंगर को खत्म करेंगे, करने का काम करेंगे या घी डालने का काम करेंगे जलती आग में। रियलाइज यू अलोन कैन कंट्रोल इट। आपका एंगर कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता, वो आप ही कंट्रोल कर सकते हो। डू नॉट एंगेज इन सेल्फ टॉक दैट बर्न्स। ऐसी बातें खुद के दिमाग में रिपीटेड लूप पे नहीं चलाओ जो, जिनसे आपको हर्ट होता है, बार बार गुस्सा आता है, वही दिमाग में आप बातें लेके बैठ दोहराते रहोगे तो फिर क्या ही होगा। ठीक है, डू नॉट एस्क्राइब इंटेंशंस एंड अल्टीरियर मोटिव्स। इसने तो मेरे को जानबूझ के ऐसे करा है, इस तरीके से दूसरों के इंटेंशंस और उनको, इनके एक्शंस को ये मत बोलो अल्टीरियर मोटिव्स है इसके, इसके पीछे कुछ जरूर इसके ना कोई साजिश है। सास बहू और साजिश मत खेलो यहाँ पे। ठीक है, रेजिस्ट हैविंग इर्रेशनल बिलीफ। इर्रेशनल, जिसका कोई आधार ही नहीं है, इस तरीके का बिलीफ सिस्टम मत बनाओ। ट्राई टू फाइंड कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ एक्सप्रेसिंग। और अगर आपको गुस्सा आ ही रहा है तो उसको कंस्ट्रक्टिवली निकालने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो आप क्या कर रहे हो, उस दिन आप बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हो जी,
ठीक है, जिम में जाके ये पुशअप मार रहे हैं और एकदम वहां पे वो बॉक्सिंग बैग होता है ना, डिशुम डिशुम उस पे कर रहे हैं, तो या बॉडी बिल्डिंग पे ध्यान देने लग गए, या फिर ये है कि और ज्यादा, जैसे मान लो आपको गुस्सा आ रहा है कि मैंने इतनी मेहनत करी, मैं फिर भी टॉप नहीं आया, मेरा सेकंड पोजीशन आया, फर्स्ट क्यों नहीं आया, तो आप अपनी जान फूंक दो और मेहनत करने लग जाओ। तो अपने गुस्से को चैनलाइज करो अच्छी तरीके से, अच्छी चीजों के लिए। ठीक है, लुक इनवर्ड, अंदर की तरफ देखो, बाहर की तरफ नहीं। लुक इनवर्ड फॉर योर एंगर कंट्रोल, एंगर को, गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपने अपने थॉट्स पे काम करो, अपने ऊपर काम करो। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इट टेक्स टाइम एंड एफर्ट टू चेंज अ हैबिट। अगर आपकी गुस्सा करने की आदत ही बन गई है कि हर बात पे आपको गुस्सा करना है, मुंह फुला के बैठना है, सड़े मुंह से बात करना है, तो फिर बदलने के लिए टाइम लगेगा, बट आप जेन्युइन एफर्ट्स अपने कंटिन्यू रखो। अब आ गया एनहांसिंग पॉजिटिव इमोशंस। इमोशंस हैव अ पर्पस। हमारे जो भी इमोशंस अराइज होते हैं उनका कोई ना कोई पर्पस होता है। दे हेल्प अस टू अडेप्ट एवर चेंजिंग, वो हमें अडेप्ट करने में, जो हमारा एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट है, कभी कुछ एनवायरनमेंट है तो उसमें अडेप्ट करने में मदद करते हैं। एंड दे आर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल एंड वेल बीइंग ऑल्सो, हमारे सर्वाइवल के लिए भी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव इमोशन हमने बात करी, फियर, एंगर, डिस्गस्ट, सब नेगेटिव इमोशंस है, but they prepare us mentally and physically for taking immediate action towards a stimuli that is threatening. For example, कि मान लो अगर आपको कोई फियर ही ना हो कि भाई स्नेक आपको काट लेगा, तो आप अपने आप को सेफ रखोगे नहीं ना। तो कई बार ये जो डर है कि अरे मेरे को बच के निकलना है, या मेरे को सेफ रहना है, ठीक है, मान लो आप किसी ट्रैकिंग पे जा रहे हो, आप अपना सब टाइम से ट्रैक खत्म करके आप अपने कैंप में जा रहे हो कि नहीं यार रात हो गई तो जंगल में कहाँ भटकते फिरेंगे, और इट्स नॉट सेफ। तो अगर फियर ही ना हो तो फिर आप अपनी सेफ्टी नहीं कर पाओगे। तो कुछ समटाइम्स नेगेटिव इमोशंस का पर्पस होता है हमें सेफ रखने के लिए, ठीक है। तो नेगेटिव इमोशंस जो है हमें प्रोटेक्ट करते हैं बहुत सारी सिचुएशन से, बट एक्सेसिव या फिर इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ नेगेटिव इमोशंस वो फिर लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, एंड इट कैन हार्म आवर इम्यून सिस्टम। अगर बहुत ही ज्यादा फियर में जी रहे हो, बहुत ज्यादा एंगर आ रहा है, तो फिर वो हमारे फिर इम्यून सिस्टम को वीक करता चला जाता है, हमारी बॉडी को वीक करता चला जाता है, विच इज नॉट गुड। हमारे फिर सीरियस हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं। सो पॉजिटिव इमोशंस की अगर बात करें, जैसे कि होप, जॉय, ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म कहते हैं पॉजिटिविटी, पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव थिंकिंग, कंटेंटमेंट मतलब संतोष रहना, ठीक है, ग्रैटिट्यूड की भावना, ठीक है, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, एनहांस आवर सेंस ऑफ इमोशनल वेलबींग। तो ये सब हमारे इमोशनल वेलबींग के लिए बहुत अच्छे हैं और एनहांस करते हैं हमारी पॉजिटिव सेल्फ। Now we display a greater preference for a large variety of actions and ideas. We can think of more possibility and options to solve whether, जब हम खुश होते हैं और कंटेंट होते हैं या फिर एक पॉजिटिव माइंड स्टेट में होते हैं, तो हम चीज़ों को बेहतर सॉल्व कर सकते हैं, अच्छे सोल्यूशंस ढूंढ सकते हैं, प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं, एंड वी कैन बिकम प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव कहते हैं कि मतलब फटाफट एक्शन लेने वाला, ये नहीं कि हो हाय ये क्या हो गया, ऐसे नहीं, ठीक है। सो पॉजिटिव इमोशंस गिव अस अ ग्रेटर एबिलिटी टू कोप विद एडवर्स सर्कमस्टांसेस एंड क्विकली रिटर्न टू नॉर्मल स्टेट। पॉजिटिव इमोशंस क्या करते हैं, जो एडवर्स सर्कमस्टांसेस होते हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस जो कि हमारे फेवर में नहीं है, ठीक है, उन सर्कमस्टांसेस से डील करने के लिए हमें रेडी करते हैं, एंड देन क्विकली हम नॉर्मल स्टेट पे भी आ जाते हैं। मान लो कि अगर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुआ भी, बहुत जल्दी हम नॉर्मल स्टेट पे भी आ जाते हैं। हम लॉन्ग टर्म प्लान सेटअप कर सकते हैं फॉर एंड वी कैन फॉर्म न्यू रिलेशनशिप्स ऑल्सो, ठीक है। वेरियस वेज ऑफ एनहांसिंग, अब पॉजिटिव इमोशन कैसे एनहांस कर सकते हैं। पहली बात तो पर्सनालिटी ट्रेट, अपनी पॉजिटिव पर्सनालिटी बनाओ भाई। पॉजिटिव पहले सोचा करो, नेगेटिव बाद में सोचा करो। होपफुल, उम्मीद कभी मत छोड़ो, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हैप्पीनेस एंड पॉजिटिव सेल्फ रिगार्ड। सेकंड हो गया आपका पॉजिटिव मीनिंग, ट्राई टू फाइंड अ पॉजिटिव मीनिंग इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ लाइफ। जो भी चीज लाइफ आपको ऑफर कर रही है, चाहे आपको लग रहा है वो अभी कि ये तो बहुत नेगेटिव हो रहा है, ये तो अच्छा नहीं है, बट ट्राई टू फाइंड अ पॉजिटिव। हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छा छुपा होता है, वो अच्छा जो छुपा हुआ है उसको ढूंढने की कोशिश करो। हैविंग क्वालिटी कनेक्शन विद अदर्स, तो आपका एक सपोर्ट नेटवर्क होना चाहिए, अच्छे सपोर्ट आपके फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए जो आपको सपोर्ट करें, ठीक है। तो ऐसे रिलेशनशिप्स, डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स डेवलप करो। ये नहीं कि खाए पिए खिसके वाले यार बना रहे हो, ऐसे यार, ऐसी दोस्ती नहीं रखो जो बस खाने पीने के लिए ही हो, बट आपको सपोर्ट करे जब आपको जरूरत हो, ऐसे दोस्त रखो।
बीइंग एंगेज्ड इन वर्क एंड गेनिंग मास्टरी, जो भी आपका स्किल है, जो भी आपका वर्क है, उस काम को और निखारते चले जाओ, उसमें मास्टरी गेन करते चले जाओ। सो किसी ना किसी काम में एंगेज रहो, ठीक है। फेथ, हैव अ फेथ दैट एम्बॉडी सोशल सपोर्ट, पर्पस एंड होप, लीडिंग अ गुड लाइफ ऑफ पर्पस। अब फेथ मेंटेन करके रखो, एक सोशल सपोर्ट एम्बॉडी करो, लाइफ का कोई एक आपका पर्पस होना चाहिए, गिव मीनिंग टू योर लाइफ, एक मीनिंगफुल लाइफ जियो, ठीक है। लाइफ का कोई पर्पस हो, कोई गोल हो, एंड हैव फेथ दैट यू विल अचीव दैट गोल। तो ये सब पॉजिटिव इमोशंस में आपको हेल्प करता है, पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मोस्टली। और जो भी आपकी लाइफ में घटित हो रहा है, डेली जो इवेंट्स हो रहे हैं, उसका नेगेटिव इंटरप्रिटेशन, उसका नेगेटिव परसेप्शन से पहले आप पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन करो, पॉजिटिव उसका नजर से उसको चीजों को देखो। तो ये सारी चीजें करोगे तो आप पॉजिटिव ही महसूस करोगे। एंड विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ द चैप्टर। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसा लगा। अगर आपके कोई डाउट है तो आप पूछिए, नहीं है तो आप एक थम्स अप दे सकते हैं, या आप मुझे बता सकते हैं कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, समझ आया। आपका फीडबैक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, it gives me motivation to make more content for you and help you in whatever ways I can. और आपको नोट्स चाहिए तो पीडीएफ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उसको प्रिंट आउट करो एंड enjoy the PDF, learn karo, padho, and I'll see you next time then. Take care. Bye. Make sure that you hit that subscribe button at least. Bye.